हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सीबीएसई साइंस एनसीईआरटी क्लास 10 और ये हमारा पार्ट नंबर 12 है। और इस पार्ट में हम चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की ऑल इंटेक्स एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर सॉल्व लेकर आए हैं। और आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझें, देखें और सीखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो इन टेक्स्ट के होते हैं या एक्सरसाइज के होते हैं वे डायरेक्ट हमारे एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 40। हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर आपको कुछ मेटल्स के एग्जांपल देने हैं, है ना। जैसे कि फर्स्ट में आपको देना है, एक ऐसे मेटल का एग्जांपल देना है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आई थिंक। हाँ, तो हमारा आंसर होगा मरकरी इज़ द मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ, है ना। एक ऐसा सॉफ्ट मेटल जो कि आसानी से नाइफ से काटा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, सोडियम एंड पोटेशियम आर द मेटल्स विच कैन बी कट विद अ नाइफ, है ना। तो सोडियम और पोटेशियम हमारे ऐसे मेटल्स हैं जो कि काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और हम इनको बहुत आसानी से नाइफ की सहायता से भी काट सकते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन है, इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे मेटल का एग्जांपल देना है जो हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर सिर्फ हीट का ही नहीं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। देन फोर है, द मेटल विच इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे मेटल का एग्जांपल देना है जो हीट का पुअर कंडक्टर है, जिसमें हीट बहुत कम पास होती है या जो हीट का चालन नहीं करता है। तो मरकरी इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे मरकरी इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देन क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। आपको यहाँ पर मेलिएबल और डक्टाइल जो कि हमारी मेटल्स होती हैं ना, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो जो मेलिएबल है इसका मतलब क्या होता है, यही आपको यहाँ पर लिखना है। कोई मेटल मेलिएबल है इसका मतलब क्या है, तो कोई मेटल यदि मेलिएबल है तो इसका मतलब हम उसको पतली पतली शीट्स में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, है ना। मेटल्स विच कैन बी बीटन टू शीट और सेड टू बी मेलिएबल। तो ऐसी मेटल्स, है ना, या कोई भी ऐसे पदार्थ जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स में बदल सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे मेलिएबल कहलाते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। इसी तरह से हमारा जो डक्टाइल है ना, मेटल्स विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ऐसी मेटल्स जिनको हम थिन वायर्स में बदल सकते हैं, उनके लंबे तार बना सकते हैं, खींच सकते हैं, और सेट टू बी डक्टाइल, उनको हम क्या कहेंगे, डक्टाइल। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी, ठीक है, तन्यता। इसका मतलब होता है कि किसी भी मेटल को तार में खींच पाना। देन इन टेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पेज नंबर 46 के। वाई इज सोडियम कैप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को आपने देखा होगा जब भी रखा जाता है तो केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, केरोसिन में डुबोकर ही रखा जाता है। ये हमने इन टेक्स्ट में भी पढ़ा है, तो उसका वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको अच्छे से सोल्व कर सकते हैं आई थिंक। तो आंसर आपको लिखना है, सोडियम इज ए रिएक्टिव मेटल। सोडियम हमारा बहुत रिएक्टिव मेटल होता है। इट केप्ट ओपन इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू एक्सप्लोर एंड कैच फायर। यदि हम इसको ओपन में रखेंगे तो यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और यह आग पकड़ सकता है, क्योंकि वो रिएक्टिव होता है। तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन करता है और ये एक्सप्लोर हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और आग पकड़ सकता है ना। सोडियम ऑक्साइड बना लेता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है जो कि खुद एक क्या होती है, वेरी इनफ्लामेबल गैस, तो उसकी वजह से इसमें आग लग जाती है। सोडियम मेटल इज केप्ड इमर्ज्ड इन केरोसिन टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर। तो सोडियम ऑक्सीजन से तो रिएक्शन करता ही है, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड से भी रिएक्शन कर सकता है, तो इसलिए हम इसको हमेशा केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से मार्क करके रखें और इसको अच्छे से याद करें। देन क्वेश्चन नंबर 2, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। यहाँ पर आपको इक्वेशन लिखनी है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है रिएक्शंस के लिए। कौन सी रिएक्शन, आयरन विद स्टीम। आपको आयरन की रिएक्शन करवानी है स्टीम के साथ। तो स्टीम हमारा वाटर होता है ना, वाटर की वेपोराइज फॉर्म होती है, गैसियस फॉर्म होती है स्टीम। तो आपको वाटर आयरन की रिएक्शन लिखनी है वाटर के साथ। तो जब आयरन वाटर के साथ, देखिए ये ठंडे पानी के साथ
रिएक्शन नहीं करता है इतनी जल्दी आसानी से, है ना। तो ये जब इसको स्टीम से पास कराया जाता है आयरन को, तो ये बना लेता है Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस ये रिलीज करता है। तो आपको यहाँ पर रिएक्शन अच्छे से लर्न करनी होगी कि आयरन को वाटर के साथ, है ना, वाटर भी किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म यानी कि स्टीम के साथ रिएक्शन कराने पर यह फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, जो कि सॉलिड होता है, एक सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, पाउडर, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। देन व्हेन कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर, जब कैल्शियम की रिएक्शन होती है वाटर के साथ तो हमारा क्या बन जाएगा, कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है लिक्विड फॉर्म में, यानी कि यह ठंडे पानी से भी रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि कैल्शियम हमारा काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। तो कभी कभी आपको बोर्ड एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर स्टेट भरी है ना, तो यहाँ पर आयरन हमेशा स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा इंस्टेंटली, है ना। तो यहाँ पर आपको गैसियस फॉर्म लिखना होगा, और यदि कैल्शियम सोडियम पोटेशियम है तो आप लिक्विड भी लिख सकते हैं। तो फॉर्म भी आप यहाँ पे ध्यान रखें। और हमारा यहाँ पर जो सॉल्यूशन बन जाएगा वह होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH होल ट्वाइस यहाँ पर बन जाएगा, है ना। वैसे तो वाटर में डालने पर कैल्शियम पहले कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है ना, CaO, लेकिन वहीं पे वाटर ज़्यादा एक्सेस में होता है, इसीलिए वह और रिएक्शन करके ऑक्साइड को हाइड्रोक्साइड में बदल देता है। तो हम डायरेक्ट ये रिएक्शन लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और इसमें हमने टेक्स्ट में एक क्वेश्चन और इसके साथ ही डिस्कस किया था कि कैल्शियम को यदि हम पानी में डालते हैं तो वह बुलबुले तो बनाता ही है, लेकिन वह पानी की सतह पर भी तैरने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज होती है यह कैल्शियम की सतह पर चिपक जाती है, और जिस कारण से कैल्शियम हमारा पानी की सतह पर तैरने लगता है। देन पोटेशियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर वायलेंटली इमीडिएटली विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विच कैचेस फायर। पोटेशियम हमारा कोल्ड वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्शन करता है, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम कैल्शियम और सोडियम ये सब बहुत वेरी रिएक्टिव मेटल है, तो ये कोल्ड वाटर में भी तेज़ी के साथ तत्काल रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, और वहीं पर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, इसलिए ये आग भी पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या बन जाएगा 2K प्लस H2O KOH प्लस हाइड्रोजन। तो हमारी जो मेटल्स हैं, है ना, वे क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं वाटर में रिएक्शन करने पर, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। ये हमने जनरल रिएक्शन पढ़ी थी। लेकिन हमारे जो कैल्शियम और पोटेशियम सोडियम होते हैं ये हाइड्रो ऑक्साइड बना लेते हैं, बाकी मेटल्स हमारे सिर्फ ऑक्साइड ही बनाती है। तो आप इन रिएक्शंस को अच्छे से ध्यान में रखें। अब यहाँ पर अपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3। सैंपल्स ऑफ 4 मेटल A, B, C and D वर टेकन एंड एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन 1 by 1। तो यहाँ पर आपको 4 सैंपल लेने हैं। 4 सैंपल लिए गए हैं ABCD, जो आप यहाँ टेबल में देख सकते हैं, और उनको कुछ सॉल्यूशन लिए गए हैं, जैसे कि आयरन सेकंड सल्फेट, कॉपर सेकंड सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। इस तरह के यहाँ पर सॉल्यूशन लिए गए हैं। तो इनमें इन सभी मेटल्स को एक एक करके डाला जाता है ना। पहले ए मेटल को आयरन सल्फेट में डाला गया, फिर कॉपर सल्फेट में डाला गया, फिर जिंक सल्फेट में डाला गया, फिर सिल्वर नाइट्रेट में डाला गया, है ना। तो देखिए आगे क्या होता है। द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड हैव बीन टेबुलेटेड एज फॉलोज। तो यहाँ पर एक टेबल आपको दिखाई दे रही है। इस टेबल के अनुसार यहाँ पर कुछ रिएक्शन होती हैं, है ना, और कुछ नहीं होती है। जैसे यहाँ लिखा है डिस्प्लेसमेंट, मतलब मेटल ने कॉपर सेकंड सल्फेट के साथ रिएक्शन की, और कौन सी रिएक्शन हुई, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। और जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ जाती है वहाँ पर हमारी आ जाती है रिएक्टिविटी सीरीज। तो आपको देखने में क्वेश्चन काफ़ी टफ लग रहा होगा, लेकिन ये इसमें कुछ है नहीं ऐसा, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। तो इसको टेबल को तो हम समझ ही लेंगे, पर साथ में नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये पहला हमारा टास्क होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो, कि पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें। यूज़ द टेबल अबाउट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब जो टेबल दी गई है इसका यूज करते हुए हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, है ना। विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। हमारी जो 4 मेटल हैं ABCD, इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है ना। तो यहाँ पर वो रिएक्टिविटी सीरीज का हमें इस्तेमाल करना होगा, तभी हम इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ़ B इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सेकंड सल्फेट। क्या होगा यदि मेटल B है हमारा, उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हम रिएक्शन कराते हैं। तो अरेंज द मेटल्स A, B, C and D इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, है ना। तो यहाँ पर आपको इन चारों मेटल्स को डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में भी जमाना है, मतलब
सबसे पहले आपको जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है उसका नाम लिखना होगा, फिर उसके बाद उससे कम रिएक्टिव और उसके बाद उससे कम रिएक्टिव। इस तरह से हमें घटती हुई रिएक्टिविटी के क्रम में इसको जमाना है, जैसे कि हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में हम इनको लिखते हैं या पढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, हम वापस टेबल पर आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 4 सॉल्यूशन हमें दिए गए हैं, आयरन, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट, इन चारों के सॉल्यूशन में चारों मेटल के सॉल्यूशन है और इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, ये हम हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है उससे हम फाइंड कर सकते हैं। हमने याद भी की है, पोसोलिका मांगे आलू जो इटली को मरकरी, सिल्वर और गोल्ड देगी। तो हमारे सबसे ऊपर इसमें आ जाता है जिंक, है ना। इन चारों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक। ठीक है, सबसे ऊपर कौन आएगा, हमारे जिंक। हम इसको इधर साइड में लिख भी सकते हैं, जिंक। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे आ जाता है आयरन। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर जिंक, दूसरे पे हमारे आ जाएगा आयरन। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे आयरन के बाद आ जाता है कॉपर। ठीक है, आयरन के बाद कौन आ गया, कॉपर। और जो सबसे लिस्ट रिएक्टिव है यहाँ पर वो कौन है, सिल्वर। तो ये तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज से देखकर पता कर लिया कि इन चारों एलिमेंट्स की हमारी रिएक्टिविटी क्या है। ठीक है, फिर हम देखते हैं मेटल ए आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाती है लेकिन जिंक को डिस्प्लेस कर पाती है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो मेटल ए है वह कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है लेकिन आयरन से कम रिएक्टिव है। ठीक है, आयरन से वह कम रिएक्टिव है क्योंकि आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रही है, लेकिन वह कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होती है जब कोई मेटल उस सॉल्यूशन में उपस्थित मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो हमारी जो ए मेटल है वह किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, यस, कॉपर से रिएक्टिव है। तो हम ए मेटल को कहाँ लिख सकते हैं, हमारे आयरन और कॉपर के बीच में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वह आयरन से तो कम रिएक्टिव है और कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। और यहाँ पर जिंक और सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन दी नहीं गई है तो हमें पता नहीं है ना कि वो इनके साथ रिएक्शन करेगा या नहीं। ठीक है, तो आप ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं, आराम से हम बता भी सकते हैं, है ना, कि जिंक तो क्या है हमारा, उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये जिंक के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा और आयरन के साथ कर ही नहीं रहा है, लेकिन ये सिल्वर के साथ रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, देन अब आता है हमारा बी मेटल जो है वह हमारे रिएक्शन दिखा रहा है किसके साथ, बी मेटल रिएक्शन दिखा रहा है आयरन सेकंड सल्फेट के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी आयरन को आयरन सल्फेट से अलग कर सकता है, यानी कि वह आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हम इसको लिख देंगे जिंक और आयरन के बीच में। तो हमारी बी मेटल कहाँ गई, जिंक और आयरन के बीच में। ठीक है, तो आप पता कर देख पा रहे हैं यहाँ पे बी ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, ए से। फिर हम आते हैं सी के ऊपर। तो सी हमारी आयरन में कोई रिएक्शन नहीं, मतलब ये इससे भी कम रिएक्टिव है, कॉपर से भी कम रिएक्टिव है ना, और जिंक से भी कम रिएक्टिव है। देन ये सिल्वर को डिस्प्लेस कर पा रही है। ठीक है, कॉपर को नहीं कर पा रही है लेकिन सिल्वर को कर पा रही है। तो ये कहाँ जाएगी, कॉपर और सिल्वर के बीच में। तो हमारी जो सी वाली मेटल है वह कहाँ जाएगी, कॉपर और सिल्वर के बीच में। लेकिन जो हमारी डी मेटल है वह किसी भी सॉल्यूशन में कोई रिएक्शन शो नहीं कर रही है ना। तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा लिस्ट रिएक्टिव है और ये आ जाएगी हमारी सिल्वर के भी नीचे। ठीक है, जगह नहीं है तो मैं इसको और इधर लिख देता हूँ, डी मेटल हमारी कहाँ जाएगी, सिल्वर के भी नीचे। तो इस तरह से हमारी ये रिएक्टिविटी सीरीज बन जाती है ना। सबसे पहले हमारे कौन आया, बी, फिर उसके बाद आया ए, फिर आया सी, फिर उसके बाद आया डी। तो आप देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, बी। तो आपको सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा था कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो हमारा सबसे बड़ा रिएक्टिव या सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट यहाँ पर बी है, फिर ए है, फिर सी है, फिर डी है। ठीक है, आप इस सीरीज को याद रखें। देन हम नीचे चलते हैं, विच इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, है ना। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, मेटल बी इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एज इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद आयरन सेकंड सल्फेट, है ना। ये आयरन से रिएक्शन कर लेता है जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिएक्टिव था आयरन, और उसको भी डिस्प्लेस कर देता है। इसका मतलब भी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्वेश्चन आपको सिर्फ देखने में ही कठिन लग रहा होगा, लेकिन इसको यदि आप अच्छे से सोल्व करना सीख लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सेकंड सल्फेट। आप क्या ऑब्जर्व करोगे यदि हम मेटल बी को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, है ना। तो आप वापस आप टेबल पे देख सकते हो, बी
जो कि हमारा आयरन को डिस्प्लेस कर पा रहा है, तो ये कॉपर को भी आसानी से डिस्प्लेस कर पाएगा, है ना, क्योंकि आयरन को तो डिस्प्लेस कर ही दिया तो कॉपर को भी डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पर ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का अच्छा सा सॉल्यूशन, उसका यहाँ पर कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। व्हेन मेटल बी इज एडेड टू कॉपर सेकंड सल्फेट सॉल्यूशन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज ऑफ विच द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विल फेड, ना। तो इस रिएक्शन के कारण कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है अच्छा खासा वह फेड हो जाएगा, हल्का पड़ जाएगा। एंड रेड ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर विल बी फॉर्म्ड ऑन मेटल बी, और जो भी हमारी मेटल बी है उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगी, और वह किस कलर की होती है, रेड रेड ब्राउन ब्राउन कलर की होती है, तो वह कलर हमें उसमें दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन था हमारा कि इनको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के अनुसार इनको जमाना है। तो यहाँ पर, है ना, आप इसको आसानी से पढ़ ही पाएंगे। तो हमारा जो ऑर्डर आता है BACD, इस ऑर्डर में आपको यहाँ पर जमाना है, जैसे कि हमने ऊपर फाइंड आउट किया है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी जब डाइल्यूट HCl को आप किसी रिएक्टिव मेटल के साथ प्रोड्यूस करोगे, ना। तो मेटल प्लस एसिड की रिएक्शन तो हम चैप्टर 2 से ही पढ़ते आ रहे हैं, और आपको अच्छे से पता है कि जब HCl के साथ रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। तो आप इन ऐसे क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से पढ़ लें, समझ लें ध्यान से, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना एग्जाम में बहुत ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल, तो आयरन की हमने रिएक्शन करा दी यहाँ पर H2SO4 के साथ, है ना। तो यहाँ पर बन जाएगा FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। कुछ बच्चों को ये रिएक्शंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वे बहुत टफ लगते हैं, लेकिन इनमें कुछ होता नहीं है। यदि आपने शुरू से फर्स्ट चैप्टर से ही अच्छे से रीड किया है, कंसेप्ट क्लियर किया है, तो ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं और आप इनको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप इनसे घबराएं नहीं और इनको अच्छे से लर्न करना सीखें। देन क्वेश्चन नंबर 5, What would you observe when zinc is added to a solution of iron second sulfate? आप क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे जब आयरन सेकंड सल्फेट में आप जिंक को डालेंगे, ठीक है। जिंक की रिएक्शन करानी है आयरन सेकंड सल्फेट के साथ, ठीक है। तो इनमें कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, क्या जिंक हमारा आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है? यस, जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ रिएक्शन होगी, राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, और जो केमिकल रिएक्शन होगी वो आपको लिखनी है। जिंक इज मोर रिएक्टिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन, देयरफॉर। तो यहाँ पर हमारी वापस रिएक्टिविटी सीरीज काम में आ रही है, तो मैंने उसकी आपको पहले ट्रिक याद करवाई है। रिएक्टिविटी सीरीज की पोसो लिखा, मांगे आलू जो इटली को मरकरी सिल्वर और गोल्ड देगी। तो यदि आपने रिएक्टिविटी सीरीज नहीं याद की है तो उसको आप ज़रूर याद कर लें, और उसके लिए मैं आई बटन में आपको लिंक भी दे रहा हूँ, वो वीडियो आप ज़रूर दोबारा देख सकते हैं। देन तो देयरफॉर जिंक डिस्प्लेसेज आयरन फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, तो हमारा जिंक क्या करेगा, आयरन को उसके सॉल्यूशन से अलग कर देगा। द कलर ऑफ फेरस सल्फेट इज पेल ग्रीन विच टर्न्स कलरलेस, जो हमारा फेरस सल्फेट होता है उसका रंग होता है लाइट ग्रीन कलर का, ठीक है, हल्का हरे रंग का ये सॉल्यूशन बनता है। तो जब जिंक डालेंगे तो जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर ही देगा, तो जो हमारा जिंक सल्फेट बनेगा वह कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो ये जो कलर वाले क्वेश्चन होते हैं ये फिर आपके लिए बन जाते हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, तो आप इनको बहुत अच्छे से लर्न कर लें। और जैसे कि मैंने फर्स्ट आपको उसमें बता दिया था पहले ही फर्स्ट चैप्टर में कि ये भी जो भी कलर वाले क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, उनकी आप एक अलग से यहाँ पर टेबल बना लें कि इस यहाँ पर लिख लें आप साल्ट या सॉल्यूशन जो भी है उसका कलर क्या है, तो आपको सारे के सारे याद रहेंगे, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसके पहले आप जस्ट उनको एक बार उन पर नज़र डाल लें, तो आपके शॉर्ट रिवाइज नोट्स हो जाएंगे एक तरह से, और आप उनको अच्छे से लर्न कर पाएंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक हम देखेंगे और इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए रेड वाला नीचे। ओके, थैंक यू।